दोस्तों आज मैं आयरन मैन मूवी के फर्स्ट पार्ट को एक्सप्लेन करूंगी, जिसमें जानेंगे कि आखिर किन परिस्थितियों में टोनी ने वो सूट बनाया और आज वह एवेंजर्स का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो अगर आपको मूवी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो दोस्तों चलिए मूवी की शुरुआत करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है अफगानिस्तान से। वहाँ हम टोनी स्टार्क को देखते हैं जो मिलिट्री वालों के साथ कहीं जा रहा था। तभी अचानक से रास्ते में ही मिलिट्री वालों पर हमला हो जाता है, जिसमें सारे मिलिट्री वाले मारे जाते हैं। पर टोनी स्टार्क किसी तरह गाड़ी से निकलकर एक जगह पर जाकर छिप जाता है और किसी को मदद के लिए बुलाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर टोनी इंडस्ट्री की ही एक मिसाइल आकर गिरती है और फिर वहाँ पर बहुत जोर का धमाका होता है, जिसमें टोनी स्टार्क पूरी तरह से घायल हो जाता है और उनके सीने से बहुत सारे खून निकलने लगते हैं। बाद में जब उनकी आंखें खुलती है तो वो अफगानियों के कब्जे में थे, जो अपने आप को 10 रिंग्स बुलाते थे। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होती है, हमें 36 घंटे पहले लास वेगास में दिखाया जाता है, जहाँ एक पार्टी में टोनी स्टार्क के बारे में बताया जा रहा था। हॉगवर्ड स्टार्क के बेटे यानी टोनी स्टार्क बहुत ही छोटी उम्र से ही बहुत बड़े साइंटिस्ट बन गए थे। उन्होंने 4 साल की उम्र में पहला सर्किट बोर्ड बनाया और मात्र 6 साल की उम्र में पहला इंजन, और फिर MIT से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। बाद में हॉगवर्ड स्टार्क की एक कार एक्सीडेंट में मारे जाने के बाद टोनी स्टार्क इंडस्ट्री के मालिक बन गए। इनके काम की बात करें तो बेसिकली टोनी स्टार्क बेहतर हथियार, एडवांस रोबोटिक्स तकनीक और सैटेलाइट टारगेटिंग जैसी कई चीजें बनाया करते थे। साफ शब्दों में कहें तो स्टार्क इंडस्ट्री में हथियार बनाए जाते थे और उसे देश की सेवा के लिए मिलिट्री वालों को बेचा करते थे। इस काम में टोनी स्टार्क का साथ देते थे उनके पिता हॉगवर्ड स्टार्क के लाइफ लॉन्ग फ्रेंड ओबडाया स्टेन थे। बाद में उसी पार्टी में टोनी स्टार्क को अवार्ड दिया जाता है, लेकिन अवार्ड लेने के लिए वहाँ टोनी स्टार्क उपस्थित नहीं थे, तो उस अवार्ड को ओबडाया स्टेन ले लेते हैं। वैसे उस अवार्ड को कर्नल रोडी दे रहे थे, जो टोनी स्टार्क के बेस्ट फ्रेंड थे। लेकिन जब टोनी स्टार्क अवार्ड फंक्शन में नहीं थे तो कहाँ गए थे? तो अगले सीन में टोनी स्टार्क को देखते हैं जो एक कैसीनो में अपना लक आजमा रहे थे। तभी वहाँ पर कर्नल रोडी आ जाते हैं और उस अवार्ड को वहीं पर देते हैं, पर उनके पास इतने अवार्ड हो चुके थे कि उस अवार्ड को रखने की जगह नहीं थी, तो टोनी उस अवार्ड को वहाँ पर आए एक कलाकार को दे देते हैं। बाद में जब टोनी वहाँ से जाने लगते हैं तभी वहाँ पर एक जर्नलिस्ट क्रिस्टिन आती है और टोनी का इंटरव्यू लेती है और बोलती है कि आप इतने खतरनाक हथियार बना रहे हैं, पता है आपकी वजह से देश पर कितने खतरे आ सकते हैं। पर टोनी बोलते हैं कि इसी कारण तो हथियार बना रहा हूँ कि देश में शांति और अमन बनी रहे। क्रिस्टिन बोलती है इतने खतरनाक हथियार बनाने के बाद आप रात में सुकून से सो पाते हैं? टोनी बोलते हैं हाँ बिल्कुल, कोई शक है तो आप भी आजमा सकते हैं। और फिर अगले ही सीन में दोनों को एक साथ देखते हैं। सुबह जब क्रिस्टिन जागती है तो खुद को एक बहुत ही बड़े घर में पाती है, जो कि बहुत सारे टेक्नोलॉजी से लैस थी। और जब वो बालकनी में देखती है तो टोनी का घर समुद्रों के पास पहाड़ों में बसा था। वहीं दूसरी तरफ टोनी स्टार्क किसी तरह की मशीन पर काम कर रहे थे और इस काम को उनका साथ दे रहा था उनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। आसान भाषा में बोले तो उनका पहला कंप्यूटर असिस्टेंट, और उसका नेम जार्विस है। बाद में टोनी स्टार्क की एक असिस्टेंट पेपर पॉट्स वहां आती है और बताती है आपको कहीं जाना है क्योंकि आपकी फ्लाइट 1.5 घंटे पहले थी, पर आपकी वजह से वो भी लेट हो चुकी थी। और फिर अगले ही सीन में टोनी स्टार्क को एक शानदार कार में एयरपोर्ट जाते हुए देखते हैं, जो पहले ही उनकी वजह से प्लेन 3 घंटे लेट हो चुकी थी। पर अपने ही प्लेन में 3 घंटे लेट से पहुंचे या 1 घंटे लेट, उन्हें कौन बोलने वाला था। लेकिन फिर भी प्लेन में लेट आने के कारण उनका फ्रेंड कर्नल रोडी उनसे थोड़ा नाराज भी थे। बाद में दोनों अफगानिस्तान बेस में पहुंचते हैं और फिर टोनी स्टार्क वहां पर मिलिट्री वालों के सामने एक नई मिसाइल जिसका नाम जेरिको था, उस मिसाइल का प्रदर्शन करते हैं, जिससे एक बार में ही पूरे शहर को तबाह किया जा सकता है। इस वेपन को देखकर सभी खुश होते हैं। इसके बाद टोनी उन्हीं मिलिट्री वालों के साथ जाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद उसी रास्ते में एक धमाका होता है, जिसमें टोनी बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। बाद में देखते हैं टोनी पर किसी तरह का ऑपरेशन किया जा रहा था और उसके सीने में कुछ फिट किया जाता है। अगले सीन में जब टोनी को होश आता है तो वो किसी पहाड़ों की गुफा में था और उसे ऑक्सीजन लगी हुई थी। बाद में जब वो अपने सीने में देखते हैं तो उनके सीने में कुछ लगा था और वो एक कार की बैटरी से कनेक्टेड थी। दरअसल हमले के दौरान टोनी के सीने में बहुत सारे नोकीले छर्रे चले गए थे, जो बहुत ही छोटे छोटे थे। तो बेसिकली ये मशीन बचे हुए छर्रों को उनके दिल तक पहुंचने से रोकता है। अब आते हैं कहानी पर। टोनी स्टार्क मशीन को देखकर वहीं पर खड़े एक डॉक्टर या कहें साइंटिस्ट जिनका नाम एंसन था, टोनी उनसे बोलता है तुमने मेरे साथ क्या किया है? एंसन बोलता है मैंने जो भी किया तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए किया। मैं जितने छर्रे निकाल सकता था निकाला, पर अभी भी बाकी है, और अभी जितने छर्रे बचे हैं उसी मशीन जिसका नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है वो उन छर्रों को तुम्हारे दिल तक पहुंचने से रोकेगा। दोनों ये सब बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर 10 रिंग्स वाले लोग आते हैं और वहाँ देखते हैं कि उनके हाथों में स्टार्क इंडस्ट्री की ही हथियार थी। टोनी बोलता है उनके पास मेरे हथियार कैसे आए? एंसन बोलता है अभी जैसा बोला जाता है वैसा ही करो, नहीं तो मारे जाओगे। बाद में 10 रिंग्स वाले टोनी को एक मिसाइल की तस्वीर को दिखाकर उसे बनाने बोलता है।
जेरिको मिसाइल, ये मिसाइल वही थी जिसे टोनी ने मिलिट्री वालों के सामने प्रदर्शित किया था, पर टोनी इस मिसाइल को बनाने से मना कर देता है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो देखता है कि स्टार्क इंडस्ट्री के बहुत से हथियार उन लोगों के पास है जिससे जेरिको मिसाइल बनाई जा सकती है और साथ ही साथ और भी बहुत कुछ, तो फिर वो बनाने के लिए तैयार हो जाता है। टोनी स्टार्क एंसन से बोलता है, मेरे लोग मुझे ढूंढ रहे होंगे। एंसन बोलता है, बेशक ढूंढ रहे होंगे, पर इन पहाड़ों में तुम्हें नहीं ढूंढ पाएंगे। बाद में टोनी अपने काम में लग जाता है। टोनी सबसे पहले तो अपने लिए एक आर्क रिएक्टर बनाता है जो प्लेडियम नाम के धातु से बना था। वो धातु एक मिसाइल में 0.15 ग्राम होती है, पर आर्क रिएक्टर को बनाने के लिए उसे 1.16 ग्राम चाहिए था, जिसके लिए टोनी अब 11 मिसाइल की और मांग करता है। इधर 10 रिंग्स वालों को तो लग रहा था कि वो मिसाइल बना रहा है, तो वो टोनी को हर चीज देते थे जिसकी मांग टोनी करता था। दूसरी तरफ 10 रिंग्स वाले टोनी को ये सब करते हुए कैमरे में भी देख रहे थे, पर उन्हें लग रहा था टोनी काम कर रहा है। बाद में जब आर्क रिएक्टर बनकर तैयार हो जाती है, तभी एंसन उसे देखकर बोलता है, ये तो जेरिको मिसाइल नहीं लग रही है। टोनी बोलता है, ये एक आर्क रिएक्टर है, अगर ये मेरे सीने में रहेगी तो छर्रे मेरे दिल तक नहीं पहुंच पाएगी, और साथ में 15 मिनट तक उससे बड़ा भी बहुत कुछ कर सकती है। और फिर बाद में टोनी एक शूट का नक्शा दिखाता है और बोलता है कि इसी के सहारे हम लोग बाहर जाएंगे। बाद में टोनी आर्क रिएक्टर को अपने सीने में फिट कर लेता है और फिर अगले ही सीन में दोनों आपस में बात कर रहे थे, तो पता चलता है एंसन गुलमीरा नाम के शहर से है और यहाँ से छूटने के बाद सीधा वो अपने फैमिली के पास जाएगा। बाद में एंसन बोलता है, तुम्हारे फैमिली में कौन है? टोनी बोलता है, कोई नहीं, बस एक असिस्टेंट है पेपर पॉट्स और एक मेरा सबसे खास ड्राइवर हैप्पी। थोड़ी देर बाद देखते हैं कि सूट बनकर लगभग कंप्लीट हो चुकी थी। तभी 10 रिंग्स वालों को कुछ शक होता है, तो वे चेक करने आते हैं और बोलते हैं कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है, मेरा हथियार कहाँ है? और फिर वो एंसन को मारने लगते हैं, लेकिन टोनी बोलता है उसे छोड़ दो, वो काम जानता है, वरना मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा। तो वो एंसन को छोड़ देता है और दोनों को एक दिन का वक्त देता है बनाने के लिए, नहीं तो वो दोनों को मार देता। बाद में टोनी और जोर शोर से काम में लग जाता है और फिर वो अपने बनाए हुए सूट को पहनने लगता है। इधर जब कैमरे में देखते हैं तो उन लोगों को टोनी पर फिर से शक होता है, इसलिए वे लोग वापस टोनी को देखने आते हैं। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है, वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। वहीं दूसरी तरफ टोनी एंसन को एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने बोलता है, लेकिन तभी वहाँ पर फिर से 10 रिंग्स वाले लोग आने लगते हैं। ये देखकर एंसन थोड़ा टाइम लेने के लिए उन पर वापस हमला करने लगता है, ताकि डाउनलोड होने के लिए थोड़ा वक्त मिल सके। इधर डाउनलोड भी कंप्लीट हो जाती है। तभी टोनी सभी को मारते हुए गुफा से बाहर निकलता है, पर इन सब में बेचारा एंसन मारा जाता है। बाद में टोनी बाहर में रखे हुए अपने सारे हथियारों को नष्ट कर वहां से अपने आर्मर को लॉन्च कर निकल जाता है और डिजर्ट में जाकर गिर जाता है, जिसमें उसका आर्मर भी पूरी तरह से तबाह हो जाता है। थोड़ी देर बाद वहां पर कर्नल रोडी भी अपने मिलिट्री वालों के साथ पहुंच जाते हैं और टोनी को रेस्क्यू कर लेते हैं। शहर पहुंचते ही टोनी सबसे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखता है और फिर वहीं पर ओबराय उनका स्वागत करता है और इतने दिनों बाद टोनी को देखकर उन्हें खुशी भी होती है। आगे कॉन्फ्रेंस में टोनी बोलता है कि मैंने जिनके लिए हथियार बनाए थे, कभी सोचा भी नहीं था कि उन्हीं सैनिकों को मैं अपने हथियारों से मरता हुआ देखूंगा, इसलिए मैं आज से ही हथियार को बनाना बंद कर रहा हूँ। ये सुनते ही वहाँ पर सभी लोग परेशान होने लगते हैं। बाद में ओबराय मीटिंग को संभालते हुए बोलते हैं कि अभी वो थोड़े परेशान है, इसलिए वो बहकी बातें कर रहे हैं और ऐसा कुछ नहीं होगा। बाद में ओबराय टोनी से आकर मिलता है और तुम कैसे वहाँ से बच के निकली, ये पूछता है। टोनी स्टार्क सारी बात उन्हें बता देता है और फिर वो रिएक्टर को दिखाता है जिसे उसने गुफा में बनाया था। ये देखकर ओबराय बोलता है कि हमें इस मशीन को बड़ी संख्या में बनाकर प्रॉफिट कमाना चाहिए, जिसे टोनी मानने से इनकार कर देता है। आगे देखते हैं कि टोनी आर्क रिएक्टर में कुछ खराबी आ गई थी, इसलिए उसने पहले से भी एडवांस आर्क रिएक्टर को बनाता है और उसे फिट करने के लिए पेपर को बुलाता है। पेपर पूछते हैं ये है क्या, तो टोनी बता देता है कि मेरे शरीर में बहुत सारे छर्रे हैं और उसे ये रोकने का काम करता है। इधर 10 रिंग्स के लोग भी टोनी को ढूंढते हुए वहीं डिजर्ट में आ जाते हैं जहाँ पर टोनी आकर गिरा था। वे लोग टोनी के उस आयरन सूट के सारे पार्ट्स को इकट्ठा कर लेते हैं। दूसरी तरफ टोनी को भी देखते हैं जो फिर से नए प्रोजेक्ट पर लग जाता है और एक नए आर्मर सूट को डिजाइन करता है जिसका नाम वो मॉक 2 रखता है और पहले वाले सूट का नाम मॉक 1 था। मॉक 2 में टोनी बहुत सारे चेंजेस कर उसे नया डिजाइन और नया लुक भी देता है और टेस्टिंग के लिए उसे पहले 10% की क्षमता पर उड़ाने की कोशिश करता है, पर उसकी पावर इतनी ज्यादा थी कि वो सीधा जाकर दीवार से टकरा जाता है। इसके बाद फिर से सूट में कुछ चेंजेस करता है और फिर उसी वक्त फिर से ओबराय टोनी के पास आते हैं और बोलते हैं कि हमें इस मशीन की टेस्टिंग करवानी चाहिए जिससे इसकी जांच हो सके। लेकिन टोनी ये भी मना कर देता है और बोलता है कि मैं इसकी टेस्टिंग खुद करूंगा और इसे सिर्फ अपने ही पास रखूंगा, उसे कहीं भी शेयर नहीं करूंगा। इसके बाद टोनी फिर से अपने सूट को टेस्ट करने के लिए 1% की क्षमता पर सूट को पावर देता है, जो कि बहुत बेहतर था। वो पावर को कंट्रोल कर रहा था। टोनी अब सूट की क्षमता को बढ़ाकर 2.5% रख कर कंट्रोल करता है और इस बार टोनी बेहतरीन लैंडिंग और बेहतरीन उड़ान भरता है। इसके बाद वो पूरे सूट को पहन लेता है और उसे ऑनलाइन कर देता है।
जिससे वो जार्विस से भी कनेक्ट रह सके। और फिर सूट को टेस्ट करने के लिए बाहर निकल जाता है, जहाँ कुछ देर तो वो अच्छी उड़ान भरता है, फिर उसे और भी ऊंचाई तक ले जाता है टेस्ट करने के लिए। पर ऊपर बहुत ठंड होने के कारण सूट पूरी तरह से जम जाती है और टोनी वापस गिरने लगता है। बाद में टोनी सूट को मैनुअली एक्टिवेट कर फिर से उड़ने लगता है, पर वो जैसे ही छत पर लैंड करने की कोशिश करता है, पर वजन की वजह से छत को तोड़ते हुए नीचे गिर जाता है। आगे जब टोनी घर आता है तो उसे एक गिफ्ट मिलती है जिसे पेपर ने भेजा था, और उसमें वही पुराना आर्क रिएक्टर था जिसे पेपर ने अच्छे से फ्रेम कर दिया था। अगले दिन टोनी फिर से एक सूट पर काम करने लगता है और इस बार सूट में कुछ नए चेंजेस करता है, जिससे वो ऊपर आसानी से जा सकता था। और सूट पहले से हल्का था, इसके लिए उसे गोल्ड और टाइटेनियम के मिक्सचर पर तैयार की गई थी। वहीं टोनी न्यूज में देखता है कि ओबेडाया ने एक पार्टी रखी थी जिसमें उन्होंने टोनी को इनवाइट नहीं किया था, पर टोनी बिना इनवाइट किए ही वहां पहुंच जाता है, जहां टोनी उस पार्टी में अपने असिस्टेंट पेपर को देखता है और फिर दोनों डांस करते हैं और अकेले में थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन जब टोनी पेपर के लिए ड्रिंक लेने आता है तभी वहां पर वही जर्नलिस्ट क्रिस्टिन आती है और बताती है कि तुमने तो हथियार बेचना बंद कर दिया था, पर यह हथियार गुलमीरा कैसे पहुंची, क्योंकि जिस मिसाइल को उसने 10 रिंग्स को देने से मना कर दिया था वही हथियार अभी गुलमीरा में थी, जिससे गुलमीरा के लोगों को मारा जा रहा था और उन पर कहर बरसाया जा रहा था। टोनी बोलता है मैंने कोई हथियार नहीं बेचा, तो क्रिस्टिन बोलती है तुम्हारे हथियार वहाँ कैसे पहुँचे। टोनी बोलता है मुझे नहीं पता। बाद में उसे ध्यान आता है तो वो जाकर ओबेडाया से पूछता है तो पता चलता है ओबेडाया ने ही वो हथियार 10 रिंग वाले को बेचा था, जिसे जानकर टोनी को बहुत गुस्सा आता है। बाद में वो न्यूज में भी देखता है तो वो लोग गुलमीरा के लोगों पर बहुत अत्याचार कर रहे थे और उनके सारे घरों को तबाह कर रहे थे। इधर टोनी का नया सूट भी तैयार था जिसे पहनकर वो गुलमीरा के लिए निकल जाता है, पर वहां जाकर सभी आतंकवादियों को मार देता है। बाद में वह उसके हेड को भी मार देता है, पर जब वो वापस आने लगता है तभी उसे कोई टैंक से शूट कर देता है, जिससे टोनी गिर जाता है। बाद में टोनी उस टैंक सहित अपने उस जेरिको मिसाइल को भी तबाह कर देता है। तबाह करने के बाद जब टोनी वापस आने लगता है तभी मिलिट्री वालों को सैटेलाइट में वो जगह दिख जाती है जहाँ पर रॉकेट तबाह हुआ था, साथ ही एक अनजान छोटे से जहाज भी, जिस कारण मिलिट्री वाले टोनी पर हमला करने लगते हैं। लेकिन तभी टोनी रोडी को कॉल करता है कि वो मैं हूँ, मुझ पर हमला करवाना बंद करो। बाद में रोडी मीडिया के सामने स्टेटमेंट देते हैं कि गुलमीरा के हमलों से हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है, वो शायद किसी और लोग से दुश्मनी कर आपस में फाइट कर मारे गए। इधर न्यूज में देखकर ओबेडाया बहुत ही परेशान हो जाते हैं और फिर 10 रिंग्स के मेन लीडर से जाकर मिलते हैं। बाद में पता चलता है कि जो हमले टोनी पर हुए थे उसे ओबेडाया ने ही करवाया था। वहीं वो लीडर मॉक 1 सूट को ओबेडाया दिखाता है जिसे टोनी ने पहली बार बनाया था, और लीडर उसे ओबेडाया को देकर बदले में बहुत ही बड़ी रकम मांग करता है। पर तभी ओबेडाया एक मशीन से लीडर को कुछ देर के लिए पैरालाइज कर देता है और बाद में सभी को मारकर वो सूट भी ले जाता है और फिर वो छुपकर उस सूट पर काम शुरू कर देता है। अगले दिन टोनी पेपर को ओबेडाया के ऑफिस जाकर उनके कंप्यूटर को हैक कर सारे डाटा को डाउनलोड कर लेने बोलता है। फिर पेपर भी वैसा ही करती है, वो ओबेडाया के ऑफिस जाती है और उसके कंप्यूटर से फाइल्स कॉपी करने लगती है। तभी उसे पता चलता है कि ओबेडाया कोई सीक्रेट सेक्टर 16 प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, और फिर जब वो फाइल को ओपन करती है तो पता चलता है कि टोनी पर ओबेडाया ने ही हमला करवाया था। ये देखकर पेपर सारे फाइल्स कॉपी करने लगती है। तभी वहाँ पर ओबेडाया आ जाते हैं, पर वो नहीं समझ पाते, पर शायद उन्हें शक हो गया था। तभी वो कंप्यूटर के पास आते हैं, तब तक फाइल कॉपी हो चुकी थी। बाद में पेपर भी वहाँ से जल्दी से निकल जाती है, लेकिन पेपर के जाने के बाद ओबेडाया को कुछ शक होता है और वो कंप्यूटर चेक करता है तो उसे पता चल जाता है कि पेपर ने उसके सारे फाइल डाउनलोड कर कॉपी कर चुकी है। इधर जब पेपर नीचे आती है तभी वहाँ पर सील्ड के एजेंट कॉर्नल भी होते हैं जो स्टार्क के साथ मीटिंग फिक्स करना चाह रहे थे, इसलिए पेपर ओबेडाया से बचने के लिए उनसे बोलती है चलिए आज ही मीटिंग होगी। इधर ओबेडाया अपने साइंटिस्ट के पास आते हैं और अपने सूट के बारे में पूछते हैं, तो फिर साइंटिस्ट बोलता है कि हम लोग ने बहुत कोशिश की है पर हम सूट को पावर देने वाले आर्क रिएक्टर नहीं बना सके। ओबेडाया बोलता है टोनी ने उसे एक गुफा में बनाया था, वो भी एक कचरे से, और तुम्हारे पास सब कुछ है तब भी नहीं बना पा रहे हो। तो साइंटिस्ट बोलता है माफ करना सर, मैं टोनी स्टार्क नहीं हूँ। इधर जब पेपर टोनी को बताने के लिए कॉल करती है तभी वहाँ पर ओबेडाया आ जाता है और टोनी को उसी मशीन से पैरालाइज कर देता है जिससे आतंकवादी के लीडर को किया था, और फिर ओबेडाया टोनी के सीने से वो रिएक्टर को भी निकाल लेता है। थोड़ी देर बाद पेपर रोडी को टोनी के पास भेजती है ताकि वो टोनी को बचा सके, पर टोनी किसी तरह अपने लैब में आता है और तभी टोनी को याद आता है कि पुराना वाला रिएक्टर जिसे पेपर ने टोनी को गिफ्ट किया था वो ऑफिस में ही है। बाद में वहाँ पर रोडी भी आ जाते हैं टोनी को खोजते हुए। फिर टोनी पेपर के बारे में पूछता है तो रोडी बोलता है वो सेफ है। इधर एजेंट कॉल्सन वहाँ पर पहुँच जाते हैं सेक्टर 16 में ओबेडाया को अरेस्ट करने के लिए, लेकिन तभी ओबेडाया को पता चल जाता है और फिर ओबेडाया रिएक्टर को सूट में डालकर उसे एक्टिवेट कर लेता है।
बाद में हम देखते हैं कि ओबेडाया ने पुराने वाले सैंपल से नए तरह के बहुत बड़ा सूट बनाया था और फिर वो पेपर को मारने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर टोनी भी आ जाता है और फिर दोनों ही फाइट करते हुए रोड पर चले जाते हैं। बाद में थोड़ी देर तक दोनों रोड पर ही फाइट करते हैं। उसी वक्त टोनी एक कार को भी गिरने से बचाता है, पर टोनी को फाइट करते हुए एक आइडिया आता है जब टोनी हवा में था और फिर वो ऊपर जाने लगता है, जिसे देखकर ओबेडाया भी ऊपर जाने लगता है। इधर पुराने रिएक्टर की वजह से टोनी के सूट से पावर्स भी खत्म होते जा रहे थे, लेकिन टोनी उसे इग्नोर कर ओबेडाया को बहुत ऊंचाई पर ले जाता है और फिर जैसा कि वो जानता था सूट ऊपर जाने के बाद जम जाएगी, बाद में हुआ भी ऐसा ही और ओबेडाया नीचे गिर जाता है। बाद में टोनी के सूट में मात्र 2% ऊर्जा बची थी, इसलिए टोनी आपातकालीन ऊर्जा को इस्तेमाल कर नीचे आता है, लेकिन तभी वहाँ पर फिर से ओबेडाया भी आ जाता है। पर इस बार वो लड़ नहीं सकता था, तो उसने पेपर को ऑफिस वाले रिएक्टर के पावर बढ़ाकर छत को उड़ाने बोलता है। बाद में किसी तरह फाइट करते हुए टोनी ओबेडाया को छत के पास लाता है, लेकिन इस चक्कर में वो भी छत से लटक जाता है। पर तभी वो पेपर को बटन दबाने बोलता है। बाद में रिएक्टर से बहुत सारी ऊर्जा निकलती है और टोनी उसके झटके से दूर फेंका जाता है, लेकिन ओबेडाया वहीं पर जल जाते हैं। बाद में वो रिएक्टर में ही गिर जाते हैं, जिससे वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है और उसमें ओबेडाया मारा जाता है। इधर टोनी झटके से बेहोश हो चुका था। अगले सीन में देखते हैं सभी लोग उस सूट वाले आदमी को आयरन मैन बुला रहे थे। बाद में कोल्सन वहां आते हैं और उसे मीडिया के सामने लिखी हुई गवाही को पढ़ने बोलते हैं कि उस लिबास में टोनी का बॉडीगार्ड था, लेकिन टोनी वो पढ़ने से कतरा रहे थे। तभी रोडी टोनी के कान में बोलता है, जो सच है बोल दो। और फिर टोनी वहां पर ऑफिशियली अनाउंस कर देता है कि मैं ही आयरन मैन हूँ, आई एम आयरन मैन। और फिर इसी के साथ मूवी भी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ही कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। कीप वॉचिंग एंड जय हिंद। थैंक यू।